हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश रांगडाले और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको किसी भी प्रकार का कूपन या फिर पैकेज परचेज नहीं करना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत विकसित भारत। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं हमारे सेकंड चैप्टर की जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण, जिसमें अभी तक हमने 2 एपिसोड्स यानी कि 2 क्लासेस जो है वो खत्म कर चुके हैं। और उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो हमारे एसिड होते हैं, बेस होते हैं, सॉल्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, ये किस प्रकार की अभिक्रियाएं करते हैं। बात समझ में आ रही है? आज का जो हमारा टारगेट है वो है हमारा तीसरा पार्ट यानी कि सॉल्ट। मतलब मैं बात कर रहा हूं लवण की, नमक की, सोडा की, जिसको आप सॉल्ट भी कह सकते हो। क्लियर हो गया? तो यदि आपने इसके पहले के दोनों क्लासेस जो हैं उसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देखकर आ जाइए। यदि आपने वो देख लिया है तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें आज अपने सिलेबस में। बात समझ में आ गई? तो आप याद कीजिए, नमक कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। मतलब यदि उसका थोड़ा भी मात्रा कम या ज्यादा हुई तो जो खाना है उसका जो स्वाद होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, बिगड़ जाता है। तो जिस तरीके से दैनिक जीवन में भोजन के समय पर नमक का बहुत ही बड़ा योगदान और महत्व है, कुछ ऐसे ही आपका जो केमिस्ट्री होती है, राइट, यहां पर भी जो नमक यानी कि लवण है उसको समझना और उसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो देख लेते हैं कि आज हम कौन सी चीजों को पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो लवण होता है, नमक या फिर सोडा, आखिर ये कौन सी चीज है। बात समझ में आई? इसके बाद हम क्या जानेंगे कि नमक जो होता है वो किस प्रकार का रासायनिक जो सूत्र होता है वो अपने साथ रखता है और वो बनता कैसे है। बात समझ में आ गई? तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, एकदम सिंपल सी स्टोरी है, क्योंकि इसके पहले हमने अम्ल और क्षारक पढ़ लिया है, इसलिए अब हम अम्ल और क्षारक को मिलाएंगे और कौन सी चीज बनाएंगे, नमक बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यदि हम नमक नहीं बनाएंगे तो जो केमिस्ट्री है उसका स्वाद हमें अच्छे से नहीं आने वाला है। क्लियर हो गया? तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। होगा क्या? धातु के बारे में आप जानते हैं, हेलोजन के बारे में आप जानते हैं, जो कि आपके समूह 17 के तत्व होते हैं। ठीक है? किया क्या क्या किया क्या किया, ध्यान से देखिए। जब कभी भी कोई धातु यदि हेलोजन के साथ पाई जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? उसको हम बोलेंगे लवण यानी कि नमक, और आप उसको सोडा भी कह सकते हो। ठीक है? तो अब देखो 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 देखो, तो धातु कौन सी ली? सोडियम ली। हेलोजन कौन सा लिया? क्लोरीन लिया। कुछ ऐसे ही धातु कौन सी ली? कैल्शियम लिया। क्लोरीन कैसे लिए? सोडियम के हेलोजन के रूप में ले लिए। वैसे ही मैग्नीशियम धातु हो गई, क्लोरीन आपकी क्या हो गई भाई? ये हो गई आपकी हेलोजन। ब्रोमीन के साथ भी कर सकते थे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। KBr जो है वो भी एक आपका लवण है, KI जो है वो भी एक आपका लवण यानी कि नमक है। बात समझ में आ गई? तो जब कभी भी धातु के साथ होगा हेलोजन, हम बोलेंगे उसको नमक। पहली बात क्लियर है? एक और फॉर्मूला है नमक, लवण या सोडा का, और वो ये है स्टूडेंट्स कि जब भी आप धातु के साथ किसी भी धातु अधातु के ऑक्साइड को मिलाओगे, किसी भी धातु अधातु के ऑक्साइड को मिलाओगे, किसे मिलाओगे? तो इसके ऑक्साइड को मिलाओगे तो आपको कौन सी चीज मिलेगी? ऑक्साइड। ठीक है? तो ऑक्साइड को यदि आप मिलाओगे तो आपको कौन सी चीज मिलेगी? आपको मिलेगा लवण, नमक या फिर सोडा। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मैं अब हमेशा के लिए जो नमक वर्ड है उसको कैरी करूंगा आज की क्लास में। ठीक है? अब ध्यान से देखो, एक धातु ली कैल्शियम, मिला दिया SO4, क्या मिल गया? कैल्शियम सल्फेट। कुछ ऐसे ही लिया आपने सोडियम, मिला दिया आपने नाइट्रेट, क्या मिल गया? सोडियम नाइट्रेट। कुछ ऐसे ही कैल्शियम के साथ कार्बोनेट मिला दिया। अब देखो ध्यान से, तो ये जो सल्फेट है उसमें ये अधातु है और ये ऑक्साइड है। कुछ ऐसे ही नाइट्रेट में नाइट्रोजन जो है वो अधातु है और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्साइड है। कुछ ऐसे ही कैल्शियम में, ये कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन जो है वो अधातु है, ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्साइड है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि धातु के साथ किसी धातु अधातु के क्या मिल रहे हैं? ऑक्साइड मिल रहे हैं, तो मिलकर जो चीज हमें बन रही है वही क्या है? सोडा, नमक या फिर लवण। बात समझ में आ गई? तो रटने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया? हमने फॉर्मूला ही देख लिया, हमने जो है फॉर्मूला देख लिया। अभी मैं आपको सब बनाना सिखाऊंगा ताकि आप देखकर बता सकते हैं कि ये जो चीज है वो अम्ल है, क्षार है या फिर लवण है। ठीक है? अब देखो और क्या आज पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? तो आज हम कवर करेंगे लवण का पीएच।
आप कैसे बताओगे किसी भी सॉल्ट को देखकर कि उसका जो पीएच है वो 7 होगा, 7 से कम होगा या फिर 7 से होगा ज्यादा। और आप ये पढ़ेंगे कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का। तो हम ये भी पढ़ेंगे कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है, साथ में हम ये जानेंगे कि कुछ साधारण नमक हमारे आसपास जो हैं उनके बनाने की क्रिया क्या है। और रुको 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 उनके बनाने की क्रिया क्या है, उनके महत्वपूर्ण उपयोग कौन से हैं, ये सारी चीजों को हम आज कवर करेंगे। बात समझ में आ गई? तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आज का, इसको ध्यान से देखिएगा। और हम देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी पढ़ाऊंगा, तो ध्यान से देख लो। ये सारे टॉपिक्स आज हम देखने वाले हैं। कौन से? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, साथ में हम देखेंगे कुछ साधारण नमक जो बनते कैसे हैं और जिनके उपयोग कौन से होते हैं। और हम ये जानेंगे कि जो आपका नमक होता है वो तो जान ही लिया खैर हमने, उसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है। साथ में हम देखेंगे कि जो लवण होता है उसका पीएच कैसे बताया जाता है, और जो क्लोर क्षार प्रक्रिया है इसके अंदर की जो कहानी है उसमें क्या छुपा हुआ है ना। तो आप इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लो। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, भयंकर मजा आने वाला है। सिंपल सी चीजें हैं सारी की सारी, और बिल्कुल जो है क्योंकि हमने अम्ल और क्षार को बढ़िया तरीके से समझ लिया है, तो आज की जो क्लास है वो बिल्कुल आसान होने वाली है। और आज हम धज्जियां उड़ा देंगे इस टॉपिक की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, है ना। ध्यान से देखो, कर लिया नोट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए चलिए चलिए, अब मैं आपको यह सिखाता हूं कि ये जो फॉर्मूले मैंने यहां पर अचानक से लिख लिए थे ये आप कैसे बनाओगे। चलो मेरी तो भाई प्रैक्टिस है, मैंने वो लिख लिए, ठीक है। पर यदि आपसे कोई बोले कि सोडियम क्लोराइड बनाना है, कैसे बनाओगे। यदि आपसे कोई बोले कि कैल्शियम क्लोराइड बनाना है, कैसे बनाओगे, तो वो समझाते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हम बनाने जा रहे हैं बहुत सारे नमक और लवण अभी क्लास में ही, ठीक। देखो कहानी सिंपल है, बनाते हैं हम नमक उर्फ लवण उर्फ सोडा। बात समझ में आ गई? तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए भाई, एक तरफ हमारे पास पॉजिटिव आयन है और एक तरफ है नेगेटिव आयन। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव होगा ही होगा, क्योंकि दोनों के बीच में आकर्षण होता है, क्योंकि दोनों का जो आवेश है वो एक दूसरे के विपरीत है। तो करना क्या है, बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। एक तरफ मैंने सारे धन वाले लिखे हुए हैं, एक तरफ मैंने सारे ऋण वाले लिखे हुए हैं। अब दो चीजें, यदि आपको यह जानना है कि सर कौन से तत्व के ऊपर कितना लिखा रहेगा या कौन सा आवेश आएगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए बच्चों, और वहां पे कक्षा 9वीं का जो परमाणु की संरचना वाला अध्याय है वो एक बार देख लें। तो वहां पर मैंने आपको आवेश और आपकी जो क्या होती है भाई, कितने वो आबंध बनाता है, कि साथ साथ उसकी क्या संयोजकता है, ये सब कुछ बताया हुआ है। वहां से कॉन्सेप्ट लिया गया है, ठीक है। यदि वो सब आपको क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, स्टार्ट कर लेंगे, ठीक। अब जैसे सोडियम के ऊपर कितना लिखा है, 1 + 1, कैल्शियम के ऊपर कितना लिखा है, 2+, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना लिखा है, 3+। तो इसको अपने को दिमाग में रखना है। आपका जो मन करेगा आप वो यहां पर लवण यानी कि सॉल्ट बना सकते हो, इतनी सिंपल सी स्टोरी है। ध्यान से देखिए, अब कॉपर के ऊपर कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, +2 लिखा हुआ है। इस तरीके से सल्फेट आयन हो गया, देखो क्लोराइड आयन हो गया, फ्लोराइड आयन हो गया, ब्रोमाइड आयन हो गया और आयोडाइड आयन हो गया। सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, कार्बोनेट हो गया और बाइकार्बोनेट आयन हो गया। बात समझ में आ रही है? तो कहानी सिंपल है, ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं आपको कॉपर के साथ कनेक्ट करना है क्लोरीन, मान लेते हैं आपको कॉपर के साथ कनेक्ट करना है क्लोरीन। पहले ये चीज तो सीखनी पड़ेगी कि सर उसके ऊपर कितना आएगा, तो उसके लिए बता दिया मैंने कि कक्षा 9वीं का वीडियो देख लीजिए, या फिर जस्ट फॉर अ मोमेंट आप याद कर लीजिए, सल्फेट और कार्बोनेट जो है वो -2 वाले होते हैं, बाइकार्बोनेट और नाइट्रेट जो है वो -1 वाले होते हैं। अब ध्यान से देखो, अभी करते हैं धमाधम सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। चलो ये लिया Cu2+, पड़ोस में लिया Cl-, ठीक है। इस तरफ वाले को उस तरफ वाले के साथ मिलाएंगे तो जो चीज हमें मिलेगी स्टूडेंट्स उसको क्या बोलेंगे हम, नमक बोलेंगे। अब ये बताओ ये कितने आबंध बनाएगा भाई, 2। क्लोरीन कितने बनाएगा, तो ये बनाएगा 1। तो क्या करेंगे आप लोग, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा CuCl2। नहीं आया समझ में? तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, CuCl2 मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई, इसके 2 उसका 1, क्या मिला आपको, CuCl2 मिला।
अब नाम क्या होगा? तो कॉपर क्लोराइड। नाम क्या होगा? कॉपर पहले लगा हुआ है, क्लोरीन बाद में लगा हुआ है, दिस विल टर्न इनटू व्हाट? कॉपर क्लोराइड। एकदम इजी, चलो नोट कर लो। ठीक, अब इसी तरीके से कहा नहीं नहीं सर कुछ नया करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं, एक तरफ लेते हैं सोडियम और एक तरफ लेते हैं क्लोरीन। अब क्लोरीन जो है उसका भी एक है और सोडियम का भी एक है। कैसे है? तो देखो सोडियम के ऊपर प्लस धन एक लिखा हुआ है, क्लोरीन के ऊपर एक नहीं लिखा है, बट एक ही बार ये ऋण बना है तो उसका मतलब -1 है। अब इसका गुणा और क्या मिला? NaCl। कुछ समझ में आया? सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट? सोडियम क्लोराइड। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ ये ऊपर वाली चीज याद रखनी है बस। बात समझ में आ गई? तो एक तरफ मैंने बहुत सारी धातु ली है इसको छोड़कर, और दूसरी तरफ मैंने बहुत सारी अधातु ली है, या फिर मैंने आपके अधातु के ऑक्साइड लिए हैं जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा कर रहा था। बात समझ में आ गई? सूत्र समझ लिया, अब किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। मजेदार बात बताऊं, इनमें से बहुत सारी चीजें ना जो आपके बड़े भैया दीदी होंगे, आपके सीनियर्स होंगे ना कक्षा 11वीं 12वीं के, उनको भी पूरा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना रट लेते हैं उदाहरण को। पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने सूत्र बना लिया था, अब हम अपने से डिजाइन करेंगे और वो चीज जो है आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये देख लिया कॉपर क्लोराइड, कुछ ऐसी हमने सोडियम क्लोराइड देख लिया। अब एक काम करते हैं, इधर से उठाते हैं एल्यूमिनियम को, उधर से उठाते हैं ब्रोमीन को। बिल्कुल उठाते हैं, ध्यान से देखो 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 देखो, कहानी बड़ी सिंपल है स्टूडेंट्स, है ना। चलो एक तरफ से उठाते हैं बेटा हम लोग एल्यूमिनियम को, ये उठाया एल्यूमिनियम, ये लो, और वहां से क्या उठाएंगे? तो वहां से उठाते हैं कुछ भी उठा लो, ब्रोमीन उठा लो। चलो अब बताओ एल्यूमिनियम के ऊपर कितना लिखा है? 3। तो यहां क्या लिखेंगे? 3। यहां कितना लिखा है? -1। तो इधर कितना लिखेंगे? 1। और यहीं पर हो गया खेल खत्म। मतलब एल्यूमिनियम 1 होगा, ब्रोमीन 3 होंगे, और हमें मिलेगा, ध्यान से देखो, AlBr3। और इसका नाम क्या होगा? तो ध्यान से देखेंगे आप, तो इसका नाम होगा एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। आइड लगाने का सिंपल सी स्टोरी है, तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी है, नोट कर लो, एकदम इजी, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो ये भी एक प्रकार का सॉल्ट हो गया। आप जो चाहें वो बना सकते हैं, पूरा का पूरा पिटारा जो है वो मैंने आपके सामने खोल के रख दिया। बात समझ में आ रही है? चलिए जल्दी से नोट करिए, 1-2 और बनाएंगे और हीरो बनेंगे फिर, है ना। चलो ध्यान से देखो, क्या कहते हो, हटा दो इसको। समझ में आ गई कहानी? चलो ये लो, अब देखो अब देखो अब देखो, क्या लें इधर से? क्या लें क्या लें क्या लें? तो सोडियम लेते हैं। चलो ये लिया सोडियम +1। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है भाई? 1 होती है। और आबंध कितने बनाता है? 1 बनाता है। याद करो क्यों? अष्टक का नियम। सोडियम के ऊपर लिखा हुआ है (1), वहां से लेते हैं नाइट्रेट आयन, उसके भी ऊपर लिखा हुआ है -1। तो यहां पर है 1 और यहां पर भी है 1। होगी क्या कहानी भैया? दोनों का आपस में हो जाएगा खेल, 1-1। सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट। बात समझ में आ गई? सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। बात समझ में आ गई? तो क्या बना है स्टूडेंट? सोडियम नाइट्रेट। कौन दिक्कत वाली बात? यदि है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप ये याद रखें, बस मेरा एक ही टारगेट है, मैं आपको रटने नहीं दूंगा, सूत्र बताऊंगा। और मैं ऐसे इसको कोशिश कर रहा हूं स्टूडेंट्स कि ये सब जो है आपने ये सब देख लिया, फिर आपका जो मन करेगा आप वो सॉल्ट बनाते रहिएगा। बात समझ में आ गई? चलो कर लिया, एक और करेंगे और करेंगे और करेंगे, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। क्या याद रखना है? कौन कितने आबंध बनाता है, कौन किसकी संयोजकता है। चलो चलिए बात करते हैं जिंक की, +2 लिखा हुआ है, और पड़ोस में लेते हैं NO3। क्या कहते हो? कितना? तो 2। यहां पर कितना? तो 1। कहानी समझ में आ रही है? इसका इधर, इसका इधर, इसका यहां पर, ये हो गया Zn यानी कि 1, नाइट्रेट यानी कि 2, और ये हो गया NO3, और यहां पर आ गया आपका टडैं, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 2। क्या बात समझ में आ गई? एकदम सिंपल है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। चलो देख लो, नाम क्या होगा? जिंक नाइट्रेट।
नाम क्या होगा? जिंक नाइट्रेट। तो आज के बाद आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, जो चाहे आप वो बना सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही हमने सीख लिया है। बात समझ में आ गई? कुछ इसी तरीके से देखो, मैग्नीशियम है कहीं? अच्छा, मैग्नीशियम नहीं है, उसके साथ तो धोखा हो गया भाई। ये लो, मैग्नीशियम लिख दिया मैंने। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी बना सकते हो। तो जिंक नाइट्रेट बना लिया आपने, तो अब आप कोई भी बना सकते हो और उसका नाम दे सकते हो। चलो एक और बनाएंगे। स्टूडेंट्स, मुझे बताना क्या आपके समझ में आ रहा है और क्या ये कॉन्सेप्ट पढ़ने में आपको आ रहा है बहुत सारा मजा। चलो वहां से एक उठाते हैं, यहां से एक उठाते हैं। यहां से उठाया सोडियम और वहां से उठाया कार्बोनेट। अब यहां से जो सोडियम उठाया है वो है कितना भाई? 1। कार्बोनेट कितने? तो 2। क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, और हो गया खेल खत्म। सोडियम 2, कार्बोनेट 1, तो ये बन गया आपका Na2CO3। क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट। बात समझ में आ गई? एकदम सिंपल। तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? सोडियम कार्बोनेट। कैसे बना? तो 2 सोडियम 1 कार्बोनेट। अब बताओ, क्या आज के बाद आपको कोई परेशानी जाएगी किसी भी प्रकार के सॉल्ट को बनाने में? बात समझ में आ गई? आप जो चाहें वो बना सकते हैं, ठीक है। 3-4 आप नोट कर लें और मुझे आप बनाकर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आपको बताना है जिंक सल्फेट, दूसरा बताना है कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा बताना है मैग्नीशियम नाइट्रेट, चौथा बताना है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आपका जो मन करेगा आप वो बना सकते हो, बस आपको ये फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो मेरे किसी भी स्टूडेंट को आज के बाद नमक, सॉल्ट, सोडा, वोडा को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो याद करो, ये क्या बना भाई? ये क्या बना? कपड़े धोने का सोडा, क्या कहते हो? वॉशिंग सोडा। और क्या नाम है इसका? सोडियम कार्बोनेट। कहानी समझ में आ गई? एकदम आसान थी, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। चलो नोट कर लो। तो अब स्टूडेंट्स, आप जो चाहे वो सॉल्ट बना लोगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो क्या होता है, जो सॉल्ट होता है, लवण होता है, उसका पीएच क्या होता है ना। तो चलो थोड़ा सा आपको यहां लेकर चलते हैं, इधर पे लेकर चलते हैं। क्या हमने सॉल्ट देख लिया? बिल्कुल देख लिया। कैसे देखा? तो देखा ना हमने, ये देखो ना, NaCl देखा ना, एक सॉल्ट है। एक और कौन सा है? तो ये देखो Na2CO3 है। एक और कौन सा है? तो ये लो MgCl2 है। एक और कौन सा है? तो ये हो गया क्या हो गया? MgBr हो गया। एक और कौन सा है? तो ये लो एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया। एक और कौन सा है? तो ये लो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो क्या आपको ये समझ में आ गया कि सॉल्ट क्या होते हैं? बिल्कुल समझ में आ गया। कैसे आया? तो ऐसे आया, ये लो ऐसे आया समझ में, ठीक है। बनाना कैसे सीखा? तो ये रहा कर तरीका, बनाना भी सीख लिया हम लोगों ने। तो ये पार्ट हमारा जो था सॉल्ट वाला, ये खत्म हो चुका है। चलिए अब देखते हैं और कुछ है क्या। जो पीएच होता है किसका भाई? लवण का, यानी कि नमक का। वो कैसे होता है वो देखेंगे स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? तो हम देखने वाले हैं पीएच। किसका? नमक का। कैसे होगा? तो देखिए, जो नमक होता है उसका पीएच 7 से कम भी हो सकता है, 7 से ज्यादा भी हो सकता है, और 7 भी हो सकता है। तरीका क्या है वो कुछ यहां पर छुपा हुआ है। सब चीज का सूत्र है, कुछ भी याद नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें याद करना होता है। ऐसा नहीं है बच्चों। केमिस्ट्री में यदि आपको वो बात समझ में आ गई तो आप तो 11th-12th वाले जो भैया दीदी है ना आपके, उनके सामने भी ऐसे सीना चौड़ा करके जाओगे। बात समझ में आ रही है? देखो अभी 1, 2 और 3 कॉन्सेप्ट्स हैं अपने पास। अब यदि आपने अम्ल क्षारक वाला, इसके पहले वाला जो वीडियो है, लेक्चर है, क्लास है, वो देखिए स्टूडेंट्स, तो वहां मैंने आपको बताया था कि जो अम्ल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल, दुर्बल। कुछ इसी तरीके से जो क्षार होते हैं वो भी कैसे होते हैं? प्रबल और दुर्बल। मतलब ये कि जो एकदम देखो 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 देखो, ये रहा 7, ये रहा 0, ये रहा 14। कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो 0 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया। भाई यहां जो पाया जाएगा, अब बना लेते हैं। देखो 1, 2, 1, 2, ये यहां पर बना दिया ऐसे, ठीक है। रुको 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 रुको, ये हो गया।
अब ध्यान से देखना, ये कैसा होगा, तो भाई प्रबल अम्ल होगा, ये कैसा होगा, तो दुर्बल होगा तुलनात्मक तरीके से, कुछ इसी तरीके से अम्ल होगा। क्यों अम्ल होगा, क्योंकि ये आपका उदासीन हो गया, इस तरफ वाले अम्ल होते हैं और इस तरफ वाले क्षार होते हैं। कैसे सिखाया था, ए फॉर एसिड एंड बी फॉर बेस, बात समझ में आ गई। चलो, और ये कैसा होगा भाई, तो ये भी होगा प्रबल क्षार जैसे कि NaOH, ठीक है। ये क्या होगा, तो दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार 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 क्षार, तो दुर्बल क्षार क्या होगा, तो NH4OH, बात समझ में आ रही है। कुछ ऐसे ही यहां पर प्रबल अम्ल था HCl, दुर्बल अम्ल क्या था भाई, एसिटिक एसिड था, हंसता मुस्कुराता क्यूट सा केमिकल अपना, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, सिंपल सी कहानी है ना। तो अब देख लो, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, और बीच में जो पाया जाएगा वो होगा आपका जल, जिसके बिना जीवन है अधूरा। इसको देख लिया एक बार, अब देखो आएगा कॉन्सेप्ट समझ में, ठीक है, ध्यान से देखना। कहानी क्या है, प्रबल अम्ल के साथ प्रबल क्षार मिलाओगे, प्रबल अम्ल के साथ प्रबल क्षार मिलाओगे, जैसे कि HCl और NaOH, देख लो, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, उल्टा हो गया, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, और ये तो उदासीन हो गया भाई साथ। यदि आप ऐसा करते हो प्रबल अम्ल के साथ प्रबल क्षार मिलाओगे तो आपको मिलेगा एक लवण, अम्ल और क्षार मिलाओगे तो हमेशा लवण मिलेगा, बात समझ में आ गई, क्लियर क्लियर क्लियर। अम्ल क्षार मिलाओगे तो हमेशा मिलेगा आपको लवण और साथ में मिलेगा जल, तो आपको मिलेगा लवण और जल। प्रबल प्रबल मिलाया तो पीएच कितना मिला, 7। हमें पता है स्टूडेंट्स कि जो एसिड और बेस होते हैं वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इसीलिए जितनी एसिड की पावर उतनी ही बेस की पावर, दोनों को मिला दिया, न्यूट्रल यानी कि उदासीनीकरण प्रक्रिया हो गई। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे भाई, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। कारण समझ में आ गई, तो प्रक्रिया कैसी हो गई स्टूडेंट्स, उदासीनीकरण प्रक्रिया हो गई, बात समझ में आ गई। तो अब क्या होगा, जो पीएच मिलेगा कितना मिलेगा, तो भाई 7 मिलेगा। पीएच कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, तो पीएच मिलेगा 7। प्रबल प्रबल दोनों का असर एक जैसा है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पावर को खत्म कर देंगे और वो उदासीन हो जाएंगे अच्छे तरीके से, और पीएच कितना मिलेगा, तो 7 मिलेगा। बात समझ में आ गई। कुछ ऐसे ही यदि आपने क्या किया, प्रबल अम्ल लिया दुर्बल क्षार के साथ, प्रबल अम्ल लिया दुर्बल क्षार के साथ में, तो अब अम्ल का असर ज्यादा होगा ना, लवण तो मिल जाएगा पर अम्ल का असर कैसा होगा भाई, अम्ल प्रबल है आपका, तो लवण जो होगा उसका जो पीएच होगा वो 7 से कम होगा, क्योंकि 7 से 0 की तरफ जाने पर अम्लीय, 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीय। अब अम्ल कैसा है, कॉमन सेंस लगाओ, प्रबल है, और क्षार कैसा है, दुर्बल है, कौन जीत जाएगा भाई, अम्लीय जो आपका गुणधर्म है वो जीत जाएगा, और पीएच, लवण तो मिलेगा आपको बट पीएच कैसा होगा, 7 से कम होगा। तो उदाहरण देख लो, बात समझ में आ गई। तो यदि आप ये बताना चाहते हैं कि कौन से लवण का जो पीएच है वो 7 है, कौन से का 7 से ज्यादा है और कौन से का 7 से कम है, तो रटने की जरूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान में रखिए कि वो जो लवण बन रहा है वो किन 2 प्रकार के अम्ल और क्षार से मिलकर बन रहा है, इतनी सी बात है। बात समझ में आ गई। तो देखो, HCl प्रबल है, NH4OH दुर्बल है, तो आपको जो NH4Cl मिला वो लवण तो है, पर कैसा होगा, तो वो होगा उसका पीएच कैसा होगा भाई, 7 से कम होगा। बात समझ में आ गई। कहानी सिंपल है, कुछ इसी तरीके से उल्टा कर दिया, दुर्बल अम्ल को प्रबल क्षार के साथ मिला दिया, दुर्बल अम्ल को प्रबल क्षार के साथ मिलाने पर क्या मिला, ध्यान से देखिएगा, दुर्बल अम्ल को प्रबल क्षार के साथ मिलाने पर क्या मिला, लवण मिला और जल मिला। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, बट अब प्रबल कौन है, क्षार प्रबल है, तो पीएच ऑटोमेटिकली सॉल्ट का या लवण का कैसा हो जाएगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा। कहानी समझ में आ गई। तो ये थी कहानी, ये थी कहानी, और ये थी कहानी। तो इस कहानी को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और मुझे अब बताइएगा, क्या किसी भी प्रकार के लवण को देखकर आप ये बता सकते हैं कि वो या उसका पीएच जो है 7 होगा, 7 से कम होगा, या फिर 7 से होगा ज्यादा। बात समझ में आ गई, चलो नोट कर लो। इजी, कोई दिक्कत वाली बात, कर लिया नोट। चलिए, तो ये सीख लिया कि किस तरीके से जो है अभिक्रियाएं होती हैं और पीएच बताते हैं हम लोग।
ठीक है। अच्छा रुको, ये भी सीख लिया कि कैसे आप जो सॉल्ट है उसको बनाएंगे, ये भी सीख लिया कि आज हमें कौन सी चीजें पढ़नी थी। बात समझ में आ गई। अब यहां पर देख लो, तो क्या हमने जो है ये वाली बात देख ली, जितने भी हमारे नमक होते हैं अब उनका, हां हम बता सकते हैं पीएच, हम बता सकते हैं कौन सी चीज पीएच हम बता सकते हैं देखकर। कहानी समझ में आ गई। चलिए तो स्टूडेंट्स इतना नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, है ना, और देखते हैं कि साधारण नमक जो है उसका रसायन में क्या योगदान होता है। ठीक है, तो जल्दी से बात कर लेते हैं भाई साधारण नमक, जिसके बिना जो है हमारे खाने का स्वाद अधूरा है। यानी मैं बात कर रहा हूं किसकी किसकी किसकी, तो भैया बात हो रही है NaCl की। बात समझ में आ गई। अब ये जो NaCl है, जैसे ये हमारा जायका बढ़ाता है खाने में, कुछ इसी तरीके से इसकी बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान होता है किसमें भाई, रसायन विज्ञान में। कैसे कैसे कैसे, तो हम NaCl को देख लेते हैं और इसकी एक दो जो है अभिक्रियाएं देख लेते हैं। क्या हो यदि आप NaCl को जल के साथ मिला दें, क्या हो आप यदि NaCl को जल के साथ मिला दें, मतलब ये कि आप यदि यहां पर एक बीकर लें, इस बीकर में आप जो है पानी डाल दें। चलो ये पानी डाल दिया आपने, चलो ये पानी डाल दिया, पानी 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 डाल दिया। ठीक है, अब आप कह रहे हैं नहीं अब हम इसमें डालेंगे क्या, NaCl। चलो NaCl भी डाल दिया, अब पानी भी डाल दिया, पानी मतलब क्या हो जाएगा भाई, तो H2O हो जाएगा, और NaCl डाल दिया। अब आप कहते हैं कि हम इस पर जो है वो विद्युत देते हैं, तो यदि इस पर विद्युत देंगे तो क्या इसका जलीय अपघटन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलो तो इस पर एक काम करते हैं, क्या देते हैं स्टूडेंट्स, विद्युत। कैसे देंगे भाई सॉरी कैसे देंगे कैसे देंगे कैसे देंगे, तो ध्यान से देखो कैसे देंगे, सिंपल सी कहानी है, ऐसे देंगे, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। अब यदि आप NaCl को जल के साथ मिलाते हैं और यदि उस पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उससे क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ये कहलाती है स्टूडेंट्स क्लोर क्षारीय विधि। अच्छा ये क्या होती है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं एक अच्छे डायग्राम के साथ। बात समझ में आ गई। तो ध्यान रखिए मैं आपको कौन सी चीज पढ़ा रहा हूं, जब मैं NaCl को मिलाऊंगा जल के साथ में और जो विलयन मिलेगा उस पर हम देने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये होगा। बात समझ में आ गई, कैसे होगा ध्यान से देखो। तो ये पूरा का पूरा ये जो डिब्बा आपको दिख रहा है, इस डिब्बे के अंदर भरा हुआ है NaCl का जलीय विलयन। ठीक है, NaCl का जलीय विलयन मतलब NaCl है और साथ में कौन सी चीज है, तो भाई जल है, ये इसमें भरा हुआ है। ठीक है, देखो यहां से हमने जो है जलीय विलयन को अंदर डाला है, ध्यान से देख लें आप लोग। ठीक है, तो यहां से जो है नमक का घोल, NaCl का जो घोल है जल के साथ, उसको आपने अंदर डाल दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, अब क्या कर रहे हो आप, यहां पर दो पट्टी लगा रहे हो, इसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ऐसी रॉड जिससे इलेक्ट्रॉन का या आयन का गमन होता है, ऐसी रॉड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, तो ये हो गई आपकी दो इलेक्ट्रोड, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। अच्छा, जो पॉजिटिव है उसको आपने एनोड कहा, जो नेगेटिव है उसको आपने कहा कैथोड। बात समझ में आ रही है, जब भी विद्युत अपघटन होगा तो उस समय पर एनोड पॉजिटिव होगी और कैथोड कैसी होगी, आपकी नेगेटिव होगी। बस इतनी सी कहानी है ना। अब देखो आने वाला है मजा। अब क्या हुआ, यहां से आपने नमक का घोल दे दिया। ठीक है, क्या कहलाएगी, तो क्लोरीन से है। देखो क्लोरीन भी इसमें बनती है, हाइड्रोजन गैस भी इसमें बनती है, इसलिए हम इसको कहते हैं क्लोरीन क्षार प्रक्रिया। क्यों क्षार, क्योंकि एक क्षार भी मिल रहा है आपको। तो भाई क्षार क्या होता है, एक धातु के साथ हाइड्रोक्साइड जोड़ दो, क्षार बन जाएगा। कहानी समझ में आ रही है, ध्यान से देखो। तो NaCl को मिलाया जल के साथ में, क्या हुआ ध्यान से देखिएगा, यह अभिक्रिया हुई, इसमें आपको क्षार मिला, क्लोरीन गैस मिली और हाइड्रोजन गैस मिली। मतलब ये कि यहां पर अभिकारक जो है वो है 2 और उत्पाद जो है स्टूडेंट्स वो कितने हैं, तो 3 हैं। कौन से कौन से कौन से कौन से कौन से कौन से, तो एक क्षार हो गया, क्लोरीन गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई। यहां पर हमने ये बता दिया कि जो आयन है, भाई सीधी सी बात है, ये वाली जो रॉड है जिसको आप इलेक्ट्रोड कह रहे हो, ये धनात्मक है और इसकी तरफ जाएंगे नेगेटिव आयन। तो कौन से नेगेटिव आयन होंगे, तो क्लोरीन का आयन नेगेटिव होगा और OH का आयन नेगेटिव होगा। कुछ ऐसे ही सोडियम का आयन पॉजिटिव होगा और हाइड्रोजन का पॉजिटिव होगा। तो अब आपने कैसे पढ़ा था हम लोगों ने कि भाई जो आवेश होते हैं वो अपोजिट, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। बात समझ में आ रही है, तो ध्यान से देखो। तो सोडियम का आयन उस तरफ, हाइड्रोजन का आयन उस तरफ, क्लोरीन और OH का आयन इस तरफ, और इससे क्या होगा, इससे निर्माण होगा NaOH का, Cl2 का और H2 का।
तो ऐसी विधि जिसमें आप NaCl का जलीय विलयन लेकर आप यदि उस पर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप यदि उस पर विद्युत दे रहे हैं, यदि आप उसका विद्युत अपघटन कर रहे हैं, तो आपको मिलता है क्षार, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन जो है वो तो बाहर निकल जाएगी, गैसीय अवस्था में कैसी होगी, बाहर निकल जाएगी। NaOH जो है उसको हम यहां से बाहर निकाल लेंगे। अब ये भी जान लेते हैं जल्दी से कि जो भी चीजें हमें उत्पाद में मिली है उसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। बात समझ में आ गई? तो कितनी इंटरेस्टिंग प्रोसेस थी, ध्यान से देखो। तो भाई आपने कहा NaOH, तो NaOH कहां उपयोग होगा? तो एक प्रकार से साबुन बनाने में उपयोग होगा। कागज की जो फैक्ट्री होती है वहां पर हम NaOH यानी कि कॉस्टिक सोडा का उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया? कुछ ऐसे ही जो H2 है वो क्या है भाई? तो ये एक प्रकार का ईंधन है और क्या है, खाद बनाने में उपयोग किया जाता है आपका H2। ठीक है, और भी जगह उसके उपयोग होते हैं। कैसे होते हैं? तो कार्बन और उसके यौगिक वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से जो है आप क्या कह सकते हो भाई, संतृप्त कार्बन बना सकते हो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप यदि हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो कहानी बड़ी सिंपल सी है। और क्लोरीन जो है उसका उपयोग कहां पर होता है भी? तो आपने सुना होगा पीवीसी पाइप, पीवीसी की बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो ये जो पीवीसी है आपका, जिसको हम पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, उसको बनाने में उपयोग किया जाता है स्टूडेंट्स क्लोरीन। और साथ में कहां भाई? तो पानी की सफाई में। आपने कई बार सुना होगा कि जब बारिश का समय होता है तो कुओं में, पानी की टंकी में क्या डाला जाता है भाई? क्लोरीन की गोलियां डाली जाती है, जो बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका विनाश कर देती है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपकी थी क्लोर क्षार प्रक्रिया, जिसमें आपने नमक का जलीय विलयन लिया था और उस पर आपने दे दी थी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और आपको जो रिएक्शन मिली उसमें आपको 3 उत्पाद मिले। कौन से? तो एक NaOH मिला, उसके बाजू में Cl2 होगा, उसके बाजू में H2 होगा। इन सब का हमने उपयोग भी देख लिया और ये कैसे बाहर निकलेंगे हमने वो भी देख लिया। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और सिंपल है। ठीक है, चलिए ये वाली बात हमारी हो गई। अब एक काम करते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं साधारण नमक से रसायन, तो हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिकली क्या है, नमक, सोडा या फिर लवण का उदाहरण है। जैसे कि कपड़े धोने का सोडा, जैसे कि खाने का सोडा, जिसके बिना आपका समोसा और गुलाब जामुन जो है वो अच्छे तरीके से खस्ता नहीं बन सकता। कुछ इसी तरीके से हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसके बिना मूर्तियां नहीं बनाई जा सकती। और कुछ ऐसा ही हमारे पास है विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, जिसके बिना कपड़े जो हैं उससे रंगत नहीं उड़ाई जा सकती और पानी जो है उसका शुद्धिकरण नहीं किया जा सकता। तो बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही कुछ जो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले केमिकल, हमारे जो सॉल्ट है, लवण है, सोडा है, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी एकत्र कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? चलो यहां तक नोट कर लो। इसको क्या नोट करोगे आप? इसको नोट करो ना। बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट लिया जाए, बढ़िया तरीके से कॉपी में बनाया जाए और प्रोसेस जो है वो आपको मैं समझा चुका हूं। अब हम चलते हैं, हमारे आसपास कुछ ऐसे तत्व हैं, हमारे आसपास कुछ ऐसे लवण हैं जिसके बिना जो है जीवन है अधूरा। ठीक है ना? चलो, तो कुछ महत्वपूर्ण लवण तो कौन से हैं भाई? तो सबसे पहले तो स्वाद अनुसार नमक यानी कि NaCl, और क्या है CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण, और क्या है NaHCO3 जिसको हम बोलते हैं खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, और ऐसे ही है कपड़े धोने का सोडा जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग पाउडर, और वो है आपका Na2CO3 और 10H2O। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई यहां पर ये जो 10 लिखा हुआ है, ऐसा देखो ये 10 दिख रहा होगा ना आपको, तो 10 जल के अणु जो हैं वो उसका मतलब क्या है, और साथ में हम ये देखेंगे कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो बनता कैसे है और उसके कौन से उपयोग है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो ये रही कहानी आपके सामने। अब एक एक करके सारी चीजों को दिमाग के अंदर फिट कर लेते हैं। चलो कहां से स्टार्ट करेंगे? पहले हो जाए खाने पीने की बातें, तो खाने के सोडा से स्टार्ट करते हैं, जिसके बिना कचौड़ी, समोसा और पूरी जो है वो अच्छे तरीके से खस्ता और कुरकुरी नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई? चलिए, तो खाने का जो सोडा है वो क्या है स्टूडेंट्स? वो है NaHCO3। खाने का जो सोडा है वो क्या है आपका? NaHCO3, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी। बनता कैसे है तो देख लेते हैं।
सॉरी, बनता कैसे है तो देख लेते हैं। NaCl को H2O के साथ मिलाया, किसकी प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, और साथ में आपका जो है रोल प्ले कर रहा है अमोनिया, वहां से मिलेगा नाइट्रोजन का परमाणु। ठीक है, तो जब आप NaCl को जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपको जो चीज मिलेगी वो होगा बेकिंग सोडा, और साथ में आपको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड। क्या मिलेगा आपको? अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं खाने का सोडा। ठीक है, अब इसके रिएक्शन हो गई, अब हम देख लेते हैं कि इसके कौन से उपयोग हैं। तो ध्यान से देखो, एक तो भाई बेकिंग पाउडर बनाने में। सर आप अभी बेकिंग सोडा बता रहे थे, अब ये बेकिंग पाउडर क्या चीज है? तो आप मुझे बताइएगा कि जो बेकिंग सोडा होता है और बेकिंग पाउडर होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। बात समझ में आ गई? क्या बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक ही है या फिर अलग अलग है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि अलग अलग है तो दोनों के मुझे चाहिए फॉर्मूले। ऐसा तो नहीं होगा कि सारी चीजें मैं बताऊंगा, कुछ चीजें आप भी तो बताएंगे, इंटरैक्ट करेंगे तो उससे जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो तो आप मुझे बताएंगे कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है, और यदि डिफरेंस है तो क्या दोनों का अणुसूत्र है। ठीक है, चलो। और क्या बनाने में उपयोग होता है खाने का सोडा? तो ये है आपका एंटा एसिड। अब ये एंटा एसिड क्या होते हैं? तो जब कभी भी एसिडिटी बढ़ जाती है, जब आप बहुत तेलीय भोजन कर लेते हो जिसमें बहुत सारा क्या होता है भाई, ऑयल होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो हमारे पेट के अंदर का जठर रस है यानी कि HCl, उसकी सांद्रता बढ़ जाती है और उससे है हमें जलन होने लगती है। उस जलन को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं? एंटा एसिड उपयोग करते हैं, जैसे कि इनो बुलबुले, जैसे कि पान, उसके अंदर भी क्या होता है भाई? चूना होता है। चूने का पानी एक प्रकार का क्या है स्टूडेंट्स? एंटा एसिड। तो एसिडिटी जो होती है पेट के अंदर की, उसको खत्म करने के लिए हम उपयोग करते हैं किसका? एंटा एसिड का। ठीक है, और कहां पर उपयोग होता है? तो अग्निशामक में। और कहां पर उपयोग होगा? तो अग्निशामक में। ये क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा, अग्निशामक से दो प्रकार के अग्निशामक होते हैं। एक वो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, एक वो जिससे आपका खाने का सोडा है यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट बाहर निकलता है। तो आग बुझाने के यंत्र में भी हम किसको उपयोग करते हैं? खाने के सोडा को। तो आप पहले ये वाला पार्ट लिख लो, खाने का सोडा वाला पार्ट खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है? तो खाने के सोडा वाला पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, चलो अब देखो, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, कपड़े धोने का जो सोडा है उसका फॉर्मूला क्या है और वो कैसे बनता है। तो इसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये वाला था सोडियम बाइकार्बोनेट, वो वाला है सोडियम कार्बोनेट। पर ध्यान रहे, सोडियम कार्बोनेट जो रहेगा उसमें यहां पर डॉट 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 डॉट, यहां पर CO3 के बाद रहेगा डॉट 10H2O। कौन सी चीज रहेगी? तो 10H2O रहेगा। तो ये था आपका कपड़े धोने का सोडा Na2CO3.10H2O। अब यहां क्या होगा वो समझ लेते हैं, ध्यान से देखो। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ में जब आपने उसका जलीय सोडियम कार्बोनेट का जो क्रिस्टल था, जब आपने उसका क्या कर दिया भाई? हाइड्रेशन कर दिया, तो उस सिचुएशन में आपको क्या मिला? आपको मिला Na2CO3 और .10H2O। बात समझ में आ गई? Na2CO3.10H2O। तो ये वाला फॉर्मूला नहीं है कपड़े धोने के सोडे का, उधर वाला है। बात समझ में आ गई? चलिए अब देख लेते हैं इसके कौन से उपयोग हैं। तो भाई कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कांच बनाने में होगा, और किस में होगा? तो साबुन बनाने में होगा। कुछ इसी तरीके से क्या बनाने में होगा भाई? बोरेक्स बनाने में होगा। सवाल पैदा होता है कि सर बोरेक्स क्या है? तो बोरॉन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यौगिक है। कुछ ऐसे ही जल की जो कठोरता होती है उसको हटाने के लिए अब हम उपयोग करते हैं किसको? सोडियम कार्बोनेट को, जिसको हम बोलते हैं कपड़े धोने का सोडा। बात समझ में आ गई? तो जल की कठोरता हटाने के लिए भी उपयोग किया जाता है कपड़े धोने का सोडा। चलो, तो खाने का सोडा लिख लिया, कपड़े धोने का सोडा लिख लिया। अब बात कर रहे हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जिसका काम होता है मुख्यतः मूर्ति बनाना। और कभी कभी जब आप लोग बहुत मस्ती करते हो तो कभी एक दुर्घटनावश क्या होता है, छोटी मोटी हड्डियां टूट जाती हैं। उस हड्डियों को वापस से सेटल करने के लिए हड्डी के आसपास हम क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत लगा देते हैं। कौन लगाता है भाई? तो एक्सपर्ट लगाते हैं, डॉक्टर लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे आपकी जो हड्डियां हैं वो कैसी हो जाती हैं? सेट हो जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को यदि आप पानी में मिलाएंगे तो वो कठोर ठोस बन जाएगा। चलो, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? CaSO4.1/2H2O। बात समझ में आ रही है? CaSO4 into 1/2H2O। मतलब ये कि यहां पर जो जल है उसका कितना अणु है भाई? अर्ध अणु है, आधा अणु है किसका? जल का। बात समझ में आ रही है? कैसे बनता है तो समझ लेते हैं। देखो, ये रहा जिप्सम,
ये क्या रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये रहा जिप्सम। ये जो जिप्सम रहेगा उसको जब आप 373 केल्विन 373 केल्विन पर जब आप इसको गर्म करोगे तो आपको मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहने का मतलब यह है कि जिप्सम जो रहेगा उसके अंदर से जब जल के अणु बाहर आ जाएंगे, 1.5 अणु बाहर आ जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा CaSO4 1/2 H2O, क्योंकि 1.5 अणु देखो कितने थे भाई, 2 थे, यहां पर 1/2 H2O है, तो 1.5 अणु जो है वो उड़कर क्या हो गए, वाष्पीकृत हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि 373 केल्विन पर आपने उसको गर्म किया था। अब ये जो 373 केल्विन है ये क्या होता है, तो भाई ये होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब देख लेते हैं पीओपी के उदाहरण कौन से हैं। तो ध्यान से देखिए, बड़ा ही सिंपल है, इसको याद रखना, सजावट के लिए और खिलौने बनाने के लिए बहुत बढ़िया, और किसमें, तो मूर्ति बनाने के लिए, हड्डी टूटने पर उसके आसपास जो है एक ठोस प्रकार की परत लगाने के लिए, और जिप्सम बनाने के लिए। इसी प्रक्रिया को उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका जिप्सम। अच्छा, एक और चीज स्टूडेंट, जिप्सम जो है वो ठोस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये कैसा होता है आपका, तो ये होता है आपका पाउडर के रूप में। अब यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस के आसपास नमी है ना, तो ये नमी को ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा, अपने आप को जिप्सम में परिवर्तित कर लेगा। बात समझ में आ गई। चलो, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इस तरीके से उपयोग किया जाता है, क्या करने में, जिप्सम बनाने में, सजावट में, खिलौने मूर्ति बनाने में, हड्डियों को टूटने पर उसको सेट करने के उपयोग में। तो ये सारे उपयोग किसके हो गए, आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि CaSO4 1/2 H2O। किसका उपयोग था ये, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जब 2 लगा है आगे तो जिप्सम है, 1/2 लगा है यदि आगे तो ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। बात समझ में आ गई। चलो, ये वाला पार्ट हो गया, खाने का सोडा हो गया, कपड़े धोने का सोडा हो गया, और विरंजक चूर्ण की तरफ चलते हैं। हमारा जो चौथा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे पास जो यौगिक है, जो लवण है, जो नमक है और सोडा है स्टूडेंट्स, वो क्या है भाई, तो वो है विरंजक चूर्ण। अब ये क्या चीज है देख लेते हैं। देखो, आपने ऐसे सुना होगा कि जब कभी क्या होता है बारिश के समय पर, ठीक है, अब बारिश के समय पर क्या होता है, इतनी ज्यादा वर्षा होती है कि जो कुएं का पानी होता है वो थोड़ा सा गंदा और मटमैला हो जाता है। कुछ इसी तरीके से जो पानी की टंकी होती है उसमें बहुत सारा पानी जमा हो जाता है, और वो कैसा होता है भाई, गंदा और मटमैला हो जाता है। तो उसके अंदर बहुत सारे क्या हो जाते हैं, बैक्टीरिया हो जाते हैं। उस बैक्टीरिया को हटाने के लिए हम उपयोग करते हैं किसको, विरंजक चूर्ण, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को। तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण क्या है स्टूडेंट्स, तो वो है आपका CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड। ये हो गया आपका विरंजक चूर्ण, या फिर क्या कहेंगे हम इसको, ब्लीचिंग पाउडर कहेंगे। ठीक है, कैसे बनेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्या है भाई, तो क्षारक है। उसको आपने किसके साथ मिलाया, क्लोरीन के साथ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ मिलाने पर आपको मिला ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि CaOCl2, और साथ में कौन सी चीज मिली, तो जल मिला। तो कहानी बड़ी सिंपल सी है। अब देख लेते हैं विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर जो है उसके क्या उपयोग होते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि रसायन विज्ञान के संदर्भ में कौन से होते हैं। तो भाई एक अपचायक है, एक क्या है, अपचायक है जिसका उपचयन होता होगा, ठीक है, और क्या है, तो एक विरंजन के काम आता है। मतलब यदि किसी कपड़े से रंग उड़ाना है, बात समझ में आ रही है, तो वहां पर आप ब्लीचिंग पाउडर उपयोग कर सकते हैं। और है जल के शुद्धिकरण में। पर एक ऐसा उपयोग है जिसको मैंने यहां पर नहीं लिखा है, जो कि फैशन में बहुत ही ज्यादा चल रहा है। आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े रंग बिरंगे तोता मैना टाइप के बाल बना लेते हैं, ये रील वील बनाने वाले जो बच्चे रहते हैं। तो आपने देखा होगा ये अपने बालों के जो कलर होते हैं उसको चेंज करा देते हैं, उसको भूरा करवा देते हैं, लाल पीला हरा नीला तोता मैना बनकर घूमते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली वो ब्लीच करवा लेते हैं अपने बालों का। बात समझ में आई। तो वहां पर भी उपयोग किया जाता है CaOCl2 का विलयन, यानी कि घोल। बात समझ में आ गई। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो कि रंगीन है, यदि आप उसका रंग निकालना चाहते हैं तो आप उसको किस घोल में डुबो दीजिए, तो भाई ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण के घोल में आप उसको डुबो दीजिए। बात समझ में आ गई। तो कौन सी चीजें देख ली, देखो विरंजक चूर्ण देख लिया, खाने का सोडा देख लिया, कपड़े धोने का सोडा देख लिया, और कौन सी चीज देख ली, प्लास्टर ऑफ पेरिस देख लिया। बात समझ में आ गई। चलो इसको बढ़िया से नोट कर लो अपनी कॉपी में, ठीक है। एक टॉपिक बचा हुआ है, उसको खत्म करेंगे और जल्दी से जो है अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, है ना। देख लो, कोई दिक्कत वाली बात, स्क्रीनशॉट ले लिया गया है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ।
पूरा एक बार बढ़िया से देख लो, यदि कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। बात समझ में आ गई? चलिए, तो देख लिया सब कुछ, कहानी सिंपल है, पक्का पक्का। चलो, तो साधारण नमक देख लिया, क्लोर क्षार विधि देख ली। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो देखो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या लवण के जो क्रिस्टल होते हैं वो वास्तव में शुष्क हैं। सवाल पैदा होता है, सर ये किस प्रकार का सवाल हुआ? क्या लवण के जो क्रिस्टल होते हैं, जैसे कि ये देखो, अब आप कह रहे हो सर ये यहां पर जो है 10H2O दिख रहा है, 10 10 10 10 10, और यहां पर दिख रहा है H2O, तो इसका मतलब क्या है? तो क्या ये ठोस है या द्रव है? क्योंकि आपको यहां पर क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो आपको दिख रहा है यहां पर ये ठोस है कि द्रव है। बात समझ में आई? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कैसा होगा, ये शुष्क ही होगा और ये आपका ठोस ही होगा। ये जो आपका 10H2O है, ये बेसिकली क्या कर चुका है, आबंधन कर चुका है किसके साथ में, तो भाई आपके Na2CO3 के साथ में। तो ये जो पूरा सिस्टम बना, ये जो पूरा सिस्टम बना यहां से लेकर यहां तक, इसी को हम कहते हैं क्या, तो भाई Na2CO3 ना, धोने का सोडा। अभी हमने देखा था, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हो गया धोने का सोडा। बात समझ में आई? तो ये क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, इस क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, इस चीज को ही कनेक्ट कर लेते हैं। देखो भाई Na2CO3 है और डॉट कितना लगा हुआ है यहां पर, 10H2O। इसका मतलब ये हुआ कि एक Na2CO3 का जो अणु होगा उसके आसपास कितने जल के अणु घिरे होंगे भाई, तो 10H2O। 10 जल के अणु जो रहेंगे वो उसके आसपास उसको घेर कर रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज द्रव होगी, वो ठोस ही होगी, ये उसका रासायनिक सूत्र है। बात समझ में आ रही है? तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक उदाहरण ले लेते हैं। कैसे उदाहरण ले लेते हैं, ध्यान से देखो। तो इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं, मैं आपको लेकर चल रहा हूं कुछ एक उदाहरण के तरफ। एक मिनट, सबसे पहले तो यहां पर ये देख लो कि इसके अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डले हुए हैं। इसके अंदर कौन सी चीज है भाई, तो इसके अंदर है आपके कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। अब ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल क्या है, तो ये है आपके CuSO4 डॉट 5H2। तो ये था आपका कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल। अब आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको बर्नर से ऊष्मा दे रहे हो, जिससे क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है वो गर्म हो रहा है। अब जब गर्म होगा तो क्या 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 होगा, देखो CuSO4 था, डॉट क्या था भाई, 5H2O था। इसको आपने क्या किया, तो इसको आपने कर दिया गरम, ये लो गरम कर दिया, ये कर दिया गरम। अब क्या होगा, तो आपको मिलेगा CuSO4 और साथ में क्या मिलेगा, 5H2O। मतलब इसमें से जो है जल बाहर निकल गया। अब जब इसमें से जल बाहर निकल गया तो ये क्या हो जाएगा, इसका रंग बदल जाएगा। तो भाई ये कैसा था स्टूडेंट्स, ये था नीला। ध्यान से देखना, ये कैसा था, तो ये नीला था। और ये जो है ये कैसा होगा, रंगहीन। ये होगा रंगहीन, रंग विहीन हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। और जो जल है वो वाष्प बन के ऊपर चला जाएगा। तो कॉपर सल्फेट जो है वो किस रूप में पाया जाता है, CuSO4 डॉट 5H2O के रूप में ये जो है पाया जाता है। पर तो क्या हुआ, एक कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल हुआ, पर जैसे ही आपने इसको क्या किया, गर्म किया। जैसे ही आपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म किया तो उसमें से जो जल के अणु थे वो क्या हो गए भी, बाहर आ गए। जब जल के अणु बाहर आ जाएंगे तो वो जो नीला रंग था वो कैसा हो जाएगा, अब ये रंगहीन हो जाएगा। तो अब ये कलर कैसे चेंज हुआ, इसके बारे में ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, ये हायर क्लासेस का पार्ट है, कक्षा 11वीं और 12वीं में ये चीज हम पढ़ेंगे। पर आप ये समझ लीजिए कि जब भी क्रिस्टलन से उसका जल के वाष्प बाहर चले जाएंगे, जल के अणु बाहर चले जाएंगे, तो उसका जो रंग है वो कैसा होगा, तो ये हो जाएगा रंग परिवर्तित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो रंग है वो परिवर्तित हो जाएगा। कहानी समझ में आ गई? समझ लेते हैं इसको 2-3 उदाहरण लेकर। पहले आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, है ना। अब देखो क्या कहते हो, बात समझ में आ गई, नोट कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो अब देखो, ऐसे वाले क्रिस्टलन के अलग अलग उदाहरण ले लेते हैं और उससे कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। तो भाई क्रिस्टलन का जल क्या होता है वो समझते हैं सबसे पहले। तो आप देख रहे होंगे यहां पर कुछ हुआ है, देखो यहां पर 1/2 H2O है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है।
यहां पर 5 H2O है, क्या है भाई, कॉपर सल्फेट का विलयन है। कुछ ऐसे ही यहां पर जो है 10 H2O है, क्या है, दोने का सोडा है, और ये हो गया आपका जिप्सम। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है सॉरी, क्या लिखा हुआ है, लवण के एक सूत्र इकाई में, किसी भी नमक या लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की जो संख्या होती है, जल 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 के निश्चित अणुओं की जो संख्या होती है, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन का जल। तो बहुत सारे ऐसे आपके नमक होते हैं जो क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो द्रव रूप में होते हैं, वो ठोस ही होते हैं, पाउडर के रूप में ही होते हैं, बट क्या होता है कि जल उनके साथ आबंधन कर लेता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो कॉपर सल्फेट के साथ कितने हैं, तो क्रिस्टलन का जल कितना हो जाएगा, 5। कुछ ऐसे ही आपके सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 हो जाएगा, CaSO4 के साथ कितना हो जाएगा, 2, यानी कि हम जिप्सम के लिए कितना, 2, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए 1/2 H2O। बात समझ में आ गई? तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक, चलो, तो इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर है, इसके हम सारी चीजों को बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर चुके हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स। फिर भी यदि आपको कोई परेशानी है या फिर कोई यदि डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो जैसे हमने इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, कुछ ऐसे ही आपको आपके सभी चैप्टर के, सभी विषयों के जो वीडियोस हैं, जो क्लासेस हैं, जो कंटेंट है, वो बिल्कुल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां पर? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। बात समझ में आ गई? कहां पर मिलेगा स्टूडेंट्स? मैग्नेट ब्रेन्स पर। मतलब सारे सब्जेक्ट के लिए आपको कंटेंट मिलेगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो दूसरे जो विषय हैं वो भी हो। बात समझ में आ गई? करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है, वॉच नाउ पर जाकर क्लिक कर दीजिए। आपने किया क्लिक, पूरा सिलेबस जो है वो क्या हो गया, तो वो आ गया आपके सामने। पूरा सिलेबस जो है वो आ गया आपके सामने, जहां पर आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट वीडियो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, और भी जैसे आज हमने बहुत सारे जो है टॉपिक वाइज वीडियोस बनाए, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारी चीजें मिलेंगी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यदि आप क्लिक करते हैं कहां पर, फ्री फुल कोर्स पर। क्लियर? जैसे आपने क्लिक किया, आपका जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो जाएगा। सीक्वेंस में कॉपी पेन लेकर बैठिए और बढ़िया से अपनी पढ़ाई जो है आप करिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपका बोर्ड 6वीं से लेकर 12वीं तक कोई भी बोर्ड है, यदि आपका कोई भी विषय है, यदि आपका कोई भी डाउट है, तो उसका जो सोल्यूशन है वो मौजूद है आपके मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। बात समझ में आ गई? तो मैं आपसे मिलता हूं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, अगले कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें हम रसायन विज्ञान की धज्जियां उड़ा देंगे। बात समझ में आ रही है? तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।